मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14, मेरा बचपन। यह एक आत्मकथा है। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। जब मैं 7 बरस का था तब मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उस मदरसे में बिताए हुए दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मास्टरों के नाम धाम भी। पोरबंदर की भांति वहां की पढ़ाई के बारे में कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। मैं तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही झेपू लड़का था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही घर भागना। भागना शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता था। कोई मेरा मजाक न उड़ाए, यह डर भी बना रहता था। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर चाइल्ड स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा? मैं यह सोच भी ना सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़कों की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं, अर्थात जो मैंने गलत शब्द लिखा है उसको सही बताने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो ये मान रखा था कि मास्टर जी वहां इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों की 5 शब्द सही निकले। अकेला मैं बेवकूफ बना। मेरी मूर्खता मास्टर जी ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर इसका कोई असर ना हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी न आया। इतने पर भी मास्टर जी के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। मास्टर जी के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति प्रेम आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कहें वह करना चाहिए। जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी, अर्थात वह उस कार्य में हमेशा सक्षम रहते थे जो स्कूल से उन्हें मिलता था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उन्हें कार्य न करने पर डांट पड़े। मास्टर को धोखा देता नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसाता था। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता था, अर्थात मन में तो आलस्य या मन नहीं करता था, लेकिन पढ़ना पड़ता था। और जब जबरदस्ती पढ़ाया जाता था तो जो भी हमारा सबक है या पाठ है वो सही से याद नहीं होता है।
उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहाँ सूझ थी, पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी। वह थी श्रवण पितृ भक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई। मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों काठ के बक्से में अर्थात लकड़ी के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाला भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। उनमें मैंने श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु, उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा भी दिला दिया था। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कहानी थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती थी। उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। अर्थात जो कहानी मुझे अच्छी लगती थी मैं उसे कई बार पढ़ा करता था। जिस तरह हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाती, यह धुन रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर, उसे याद कर मैं खूब रोया हूं। आज मैं समझ गया हूं कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। श्रवण अर्थात माता पिता का कहना मानने वाला हरिश्चंद्र, बल्कि हरिश्चंद्र अर्थात सच बोलने वाले। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतना अपने जीवन में कष्टों को सहन किया है। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा और आपको भी इसी पाठ की तरह अपने जीवन में सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपनाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।